नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित और मेरे साथ हैं ओजस्वी। हम दोनों मिलकर रोज आपको रूबरू करवाते हैं कि प्रदेश में क्या हो रहा है, कहां पे क्या घटा, कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है, प्रदेश की राजनीति पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आज भी हम कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे, तो हैंड ओवर टू ओजस्वी। आज किन मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे? आज हम शुरुआत करेंगे सुजानपुर सीट से। वहां पर कैंडिडेट जो है कांग्रेस ने अभी तक अपना डिक्लेयर नहीं किया है। कांग्रेस पीछे चल रही है कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने की रेस में। भाजपा जहां अपने सभी प्रत्याशी लोकसभा और उपचुनाव के लिए घोषित कर चुकी है, कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं किए हैं। जो घोषित किए भी हैं वो भी एक अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री ने जो है स्टेज के माध्यम से अपनी बातें कही हैं, लेकिन घोषणा एक नहीं हुई है। तो हम सुजानपुर से अगर शुरुआत करें तो वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम आगे चल रहा है, कैप्टन रंजीत सिंह का। अगर हम आंकड़े देखें, पिछले उनके रिजल्ट्स और पिछला उनका जो फ्लो था वो देखें, तो मात्र 399 वोटों से वो हारे थे राजेंद्र राणा से। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 300 का ही आंकड़ा था करीब इसमें। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दूं कि सुजानपुर सीट का इतिहास क्या है। हालांकि सुजानपुर सीट जो है वो पूरी तरह के धूमल परिवार की सीट मानी जाती थी। उनका वहाँ दबदबा था और उनके खास थे उस समय राजेंद्र राणा। राजेंद्र राणा न केवल धूमल परिवार के नज़दीकी थे, बल्कि पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट भी एक तरह से वही देखते थे। लेकिन 2012 में स्थितियां बदली और उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट आई धूमल परिवार के साथ। और 2012 में राजेंद्र राणा ने वहाँ से आज़ाद निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीतने के बाद उनकी प्रदेश की विधानसभा में पहली बार एंट्री हुई थी। उसके बाद उनकी वीरभद्र सिंह की सरकार थी। वीरभद्र सरकार से उनकी नज़दीकी हुई और वीरभद्र सरकार ने उन्हें आपदा जो बोर्ड होता है उसका उन्हें चेयरमैन बनाया था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। अगला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे लड़ा और जीते और कांग्रेस की तरफ से एक बार वो लोकसभा के प्रत्याशी भी। पिछली बार भी मुकाबला था और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि राजेंद्र राणा वो शख्स है जिन्होंने पूरे प्रदेश की राजनीति बदली है, अगर मैं कहूँ। क्योंकि जो भाजपा के जो सीएम कैंडिडेट थे प्रेम कुमार धूमल उस दौर के, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे उनको हराकर बहुत बड़ा फेरबदल किया था। और कहीं ना कहीं यहाँ जयराम जो उभर कर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं उनके ऑफ द रिकॉर्ड गॉडफादर जो है वो राजेंद्र राणा ही हो सकता है। ये पुराना एहसान चुकाने की भी एक रणनीति हो। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये कांग्रेस से जीते और अब ये दोबारा भाजपा में चलेंगे। आपने ठीक बात कही। पिछली बार 27,600 कुछ वोट जो हैं वो राजेंद्र राणा जी को पड़े थे और 27,400 वोट, कुछ लगभग 250-300 वोटों का फासला था। लेकिन उन्होंने, हालांकि कैप्टन रंजीत ने ये दावा किया है कि वो आज़ाद लड़ेंगे, लेकिन उनके दावे में कितना दम है, क्या अनुराग धूमल परिवार उनको मना पाता है कि कोई ना कहीं अगर वो आज़ाद लड़ते हैं तो इसका पूरी तरह से सीधे न सीधे इशारा धूमल परिवार की ओर जाएगा। और सेकंड, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू कैप्टन के साथ ऐसा कोई बातचीत करके क्या उन्हें अपने खेमे में लाने में कामयाब होते? क्योंकि कोई शक नहीं है, अगर पिछली बार चुनौती इतनी कड़ी थी, अगर कैप्टन कहीं कांग्रेस के खेमे में आकर के राणा को चुनौती देते हैं तो निश्चित तौर पे सुजानपुर में बड़ा रन होने की संभावना बन सकती है। जी, जैसे आपने कहा कि राणा का जो करियर है वो शुरुआत कहीं ना कहीं वहाँ से हुई जब वो धूमल फैमिली के क्लोज हुआ करते थे। सेम वैसे ही कैप्टन रंजीत सिंह को भी धूमल फैमिली के बहुत क्लोज माना जा रहा है, जैसे कि आपने कहा। तो आपको क्या लगता है, अगर ये चीज़ हो जाती है, कांग्रेस में रंजीत सिंह आ जाते हैं, तो ये एक नए दौर की शुरुआत होगी? देखिए, राजनीति में कोई भी दौर नया नहीं होता है, बल्कि अदला बदली होगी कि बदलते दौर के साथ राणा कांग्रेस की ओर गए थे। अब कैप्टन को कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक भविष्य देखना हो तो कैप्टन के लिए भी संभावना है कि उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस के कोई सूत्र हमें ऐसा नहीं बता रहे हैं कि उनके कैप्टन से बातचीत हो रही है। अभी सिर्फ एक बयान कैप्टन का आया था कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राणा ने जो धूमल को हराया है वो कहीं ना कहीं टीस शायद उनके दिल में है। तो एक राजनीतिक बदले की पृष्ठभूमि है। ये राजनीतिक बदले की पृष्ठभूमि में धूमल की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन अभी तक वो खामोश नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से पार्टी की ओर हैं। तो अभी तक कुल मिला के सुजानपुर पे नजरें रहेंगी, क्योंकि सुजानपुर हर बार कुछ नया करने के लिए मशहूर रहा है। वैसे कांग्रेस की और कैप्टन की आपस में बातचीत की तो कोई खबरें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन एक निजी कंपनी के सर्वे में कांग्रेस के प्रत्याशी, उसके हिसाब से कांग्रेस के प्रत्याशी अगर रंजीत होते हैं, कैप्टन रंजीत सिंह होते हैं, तो उनके जीतने के आसार जो हैं
माने जा रहे हैं कि हैं, वो एक टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी नज़र है इन सर्वेज पर, इन निजी कंपनियों के सर्वेज पर, मुझे आई एम श्योर कांग्रेस की भी होगी, तो अब देखना ये है कि वो कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है दो तीन लोग हैं भाजपा के जिनके नामों पर जो है कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। एक तो कैप्टन रणजीत जी हैं, दूसरा राजेश ठाकुर हैं जो जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और वहाँ से भाजपा के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उनकी सुक्खू से मुलाकात की खबरें भी बीच में आई थी। और तीसरा चेहरा है जगदेव परिवार का, यानी नरेंद्र ठाकुर का। नरेंद्र ठाकुर का भी अगर देखा जाए तो हमीरपुर और सुजानपुर दोनों जगह कांग्रेस को उनका लाभ हो सकता है। अब देखना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है, हम तो सिवाय यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ की वास्तविक परिस्थितियाँ हमसे बेहतर शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू जानते होंगे, क्योंकि हमीरपुर उनका गृह जिला है और वहाँ की राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस अंदरूनी खाते काफ़ी चीज़ें कर रही हैं, हर जगह उनकी बातचीत हो रही है। ये बातचीत कब तक किस सिरे पे पहुंचती है, मुझे लगता है इसीलिए देर लग रही है कांग्रेस के टिकट जो है उनको अनाउंस होने में। जी, हमने सुजानपुर की बात की। अब अगर हम बात करें धर्मशाला की, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि धर्मशाला भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी एक के नाम पे कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, श्योरली नहीं बोल पा रही कि कांग्रेस इन्हीं को टिकट देगी। दो नाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो चल रहे हैं, जो जैसे मैंने बात की निजी कंपनियाँ जो सर्वेस कर रही हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि राकेश चौधरी जो अब बागी हो गए हैं भाजपा के, उन्हें भी कांग्रेस टिकट दे सकती है। दूसरा जग्गी जी का नाम चल रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वहाँ के हम पूरा समीकरण देखें तो निश्चित तौर पे देवेंद्र जग्गी के पास बहुत अनुभव है, 6-7 चुनाव लड़े हैं। चंद्रेश कुमारी के समय से उनका वो चुनाव कैंपेन संभालते थे, अनुभव उनके पास काफ़ी है, उनकी टीम भी अच्छी है उनके पास। लेकिन दूसरी तरफ राकेश चौधरी भी अगर उनका आंकड़े देखें तो हमेशा उन्होंने एक अपना जो एक निश्चित वोट बैंक जो है उसे कॉम्पैक्ट रखा है। लेकिन क्या तीसरे बदलाव में वो पूरा वोट बैंक साथ चलेगा, पहला सवाल। दूसरा कि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व ओबीसी का करते हैं वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, ना कांग्रेस से कैंडिडेट है इस वर्ग का, ना बीजेपी तो ऑलरेडी दे चुकी है। तो राकेश चौधरी इसलिए भारी पड़ रहे हैं क्योंकि जो एक ओबीसी वोटर्स का एक प्रभाव धर्मशाला क्षेत्र में है, उसको देखते हुए उनकी दावेदारी मजबूत है। देवेंद्र जग्गी भी एक मजबूत व्यक्ति हैं और देवेंद्र जग्गी भी इस तरह डटे हुए हैं। अभी कांग्रेस मजार में फंसी और सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही कांग्रेस को निश्चित तौर पे फैसला तो लेना पड़ेगा, नाराज लोगों को मनाना कहीं ना कहीं पड़ेगा। जी, अब अगले कुछ दिनों में तो कुछ ना कुछ फैसला कांग्रेस को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक देर करने की भी एक पराकाष्ठा होती है। तो मुझे लगता है अब टिकट्स आने की संभावना है अगले कुछ दिनों में। अगर हम बात करें गगरेट की, तो वहाँ पर कालिया जी का जो टिकट है, ऐसा माना जा रहा है कि आपस में कुछ बातचीत वहाँ हुई है। जैसे बाकी जो दो हमने सीट से भी डिस्कस की, वहाँ माना जा रहा है कि बातचीत की कुछ कमी रही, लेकिन वहाँ से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ बातचीत हुई है। देखिए, कालिया पुराने कांग्रेसी, विशेषकर वो एंटी वीरभद्र गुट के थे, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनके बहुत करीबी जी, और उन्होंने शुरुआत की भाजपा में बगावत की। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका तो आना तय माना जा रहा था। मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और वो फील्ड में भी एक्टिव हैं वो, तो वहाँ मुझे लगता है कि कालिया की एंट्री होने की संभावना बन रही है, क्योंकि ज़्यादा विरोध निचले स्तर पे नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस में लोग हैं अधिकांश के साथ राकेश कालिया का अच्छा संबंध है। तो मुझे लगता है कि वहाँ स्थितियाँ ठीक लग रही है और कालिया की तरफ जो है वो इशारा हल्का हल्का कांग्रेस का जा रहा है। जी, अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति से भी बगावत के सुर जो है सुनाई दिए थे। वहाँ मार्कंडे जी को टिकट देती है कांग्रेस, क्या उनका दरवाज़ा अब तक कांग्रेस ने खटखटाया या नहीं, हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी कुछ खबरें उतनी नहीं आई हैं। देखिए, मुझे लगता है 2 सीटें हैं, एक गगरेट हो गया और एक लाहौल हो गया, जहाँ पे निचले स्तर पे काफ़ी विरोध है। मुख्यमंत्री से काफ़ी लोग मिले भी हैं और अपनी अपनी दावेदारी, हालांकि मुख्यमंत्री ने तो गगरेट के सारे दावेदारों को इकट्ठे बैठाया था। यही हालात मुझे लगता है कहीं ना कहीं और अन्य जगह भी बन रहे हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री कैंप कर रहे हैं। आज वो हमीरपुर पहुंचे हैं और आज हमीरपुर वो मिलेंगे, वहाँ का जो ब्लॉक है और जो पदाधिकारी हैं, तो आज वो हमीरपुर की नब्ज भी टटोलेंगे, क्योंकि हमीरपुर जिला मुख्यालय है और वहाँ पे चुनाव लड़के जीतना कहीं ना कहीं सुक्खू की नाक का सवाल है, और जब नाक का सवाल आता है तो पूरा जोर पार्टी को लगाना ही पड़ेगा। जी, अगर हम देखें सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जैसे आपने बात की, तो उन्होंने एक कैंडिडेट बहुत क्लियर कर दिया, विवेक जी कुटलेहर से विवेक। वहाँ भी पहले वीरेंद्र कंवर को लेकर भी कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन वो सिर्फ बातों में ही रही, वो ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखी। उन्होंने वहाँ पे
विवेक जी का नाम जो है वो पब्लिक में अनाउंस कर दिया है, एक तरह से क्लियर कर दिया है कि उन्हीं को टिकट मिलेगी। देखिए ओजस्वी, 3 नाम बिल्कुल स्पष्ट है जिन पे कोई विवाद अब तक नहीं है, 2 लोकसभा के 1 विधानसभा का। विवेक तय है कुटलहड़ से, विक्रमादित्य तय है मंडी से और रायजादा तय है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। ये 3 टिकट सिर्फ आधिकारिक रूप से अनाउंस होना बाकी है, बाकी चीजें मुझे लगता है सभी की सभी तय है। जी, अगर हम बात करें बड़सर की, तो बड़सर में ये माना जा रहा है कि वहाँ से राजपूत फेस कांग्रेस उतारने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसमें भी 2 नाम चल रहे हैं, रूबल ठाकुर और सुभाष डडवालिया। आपको क्या लगता है बड़सर की क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस के लिए? देखिए बड़सर मुझे लगता है इंटरनल सर्वे पर पूरी तरह आधारित है। सर्वे जिस तरफ जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू उस तरफ ही जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक में बुलाई थी और विशेषकर वहाँ से 4 दावेदार थे, चारों को भी इकट्ठे बिठा करके बात की है। देखिए जब सरकार में आप होते हो तो आपके पास कई तरह की चीज़ें होती है, लॉलीपॉप कई तरह के होती हैं जो आप कैंडिडेटों को दे सकते हैं कि आपको सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। कई चीज़ें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं समझौतावादी नीति आप कर सकते हैं। अपोजिशन में संभावना नहीं है, भाजपा के पास देने को कुछ नहीं है, वो यही कह सकते हैं कि 4 को हमारी सरकार बनेगी तब सोचेंगे, जो जयराम जी अक्सर बयान दे रहे। लेकिन सुखविंदर सुक्खू के पास काफ़ी संभावनाएं हैं बगावत को रोकने की। देखते हैं अब साम दाम दंड भेद हर नीति किस तरह से सुक्खू अपनाते हैं। तो 6 सीटों पे अभी बवाल मचा हुआ है, इस बवाल के बीच अभी विवेक ही निकल पाए हैं। 5 सीटों पे अभी समुद्र मंथन चल रहा है, कुछ विष भी निकलेगा, कुछ अमृत भी निकलेगा। देखते हैं ये 5 अमृतधारी कौन कौन कांग्रेस की तरफ से सामने आएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। जी, आपने 2 चीज़ें कही, एक तो जयराम ठाकुर का कॉन्फिडेंस कि 4 तारीख के बाद भाजपा की सरकार बनेगी, दूसरी चीज़ आपने कही लोकसभा चुनाव, जो कुछ सीटें तय मानी जा रही हैं जिसमें हमने विक्रमादित्य का नाम लिया। तो इन दोनों से ही जुड़ा है प्रतिभा सिंह का कल का बयान, जिसे भाजपा भी यूज़ कर रही है अपने फेवर में, कि अभी भी बागियों के फेवर में जो सुर है वो सुनाई दे रहे हैं प्रतिभा सिंह के, भले ही उनकी मंशा वो ना रही हो, उनकी इंटेंशन वो ना रही हो, लेकिन भाजपा उसे अपने फेवर में लेकर जा रही है। दूसरा, उन्होंने विक्रमादित्य की भी बात अपने कल के बयान में की। देखिए मुझे लगता है कि जो प्रतिभा का बयान है भाजपा के लिए रामबाण साबित होगा। भाजपा का सोशल मीडिया पेज देखिए, सोशल मीडिया में आपको सबसे ज़्यादा पोस्टें प्रतिभा की नजर आएंगी, जहां वो बागियों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है या शब्दों में हेरा फेरी। कल भी उनसे सवाल पूछा गया था कि ये जो जयराम ठाकुर ने एक बात कही है कि आखिरी समय जो है वो विक्रमादित्य पलट गए, तो उन्होंने उसमें कह दिया कि राजेंद्र राणा बहुत बड़ा चुनाव जीत के आए थे, सुधीर बड़े नेता है, और कहीं ना कहीं ये दोष जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को देती है और एक तलखी उनकी बातों में कहीं ना कहीं सरकार से नजर आती है। हम जितना मर्जी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह का बयान जो है कांग्रेस के लिए आफत लेके आते हैं। पहले बयान से लेकर कल तक का बयान अब काफ़ी समय कांग्रेस का सफाई में देने में ही निकल जाता है और विक्रमादित्य के लिए इससे मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि विक्रमादित्य जितने स्पष्ट अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और जितने बेहतर शॉट लगा रहे हैं, प्रतिभा की मिस फील्डिंग कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ रही है और भाजपा उसका इस्तेमाल करती है। कल भी आप देखिए उन्होंने राजेंद्र राणा और जो उनका सुधीर शर्मा का जो उन्होंने जिस तरह से उनका प्रचार किया उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान या स्वयं विक्रमादित्य को प्रतिभा जी से बात करनी पड़ेगी कि अपने बयानों में वो बागियों को समर्थन देना बंद करें। नहीं तो ये डाइसी स्थिति है, समझ नहीं आ रहा है कि नाराजगी उनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू से है, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका उठाना पड़ेगा। जी, कहीं ना कहीं यही नजर आता है हर बार जब भी वो कोई बयान देती हैं कि कांग्रेस को नुकसान ही होता है उनके बयानों का, क्योंकि एक तो वो प्रदेशाध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं इसका विपरीत होना चाहिए। उनके बयानों से कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें मदद होनी चाहिए। बिल्कुल, और हाईकमान ने भी उनसे बात की है और उन्हें पूरी तरह सर्वोसर्वा बनाया है। विशेषकर शिमला और मंडी सीट की पूरी जिम्मेवारी दी गई है कि जिताएं। उपचुनाव भी सामने है और उपचुनावों के बाद वो खुद भी उपचुनाव में उतरेंगी, तब की राजनीतिक स्थितियाँ बड़ी अलग है। इतनी जल्दी उस पर चर्चा करना मुझे लगता है कि हम ज्योतिष ना बने। हम अभी बात सिर्फ 6 उपचुनावों तक रखते हैं, उसके बाद जीतेंगे कौन हारेगा कितने उपचुनाव वो चर्चा आने वाला समय। लेकिन 6 सीटों पे घमासान शुरू है। एक अनाउंस है, प्रतिभा के बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुश्किलों में ला देते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू इसीलिए इससे किनारा करते हैं, जब भी उनसे इस मुद्दे पे सवाल पूछा जाए टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे विक्रमादित्य जिस तरह से कैंडिडेट आए हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने राहत की सांस ली होगी, वरना कंगना की तरह कब वो क्या बयान दे दे वो हमेशा, क्योंकि कंगना और प्रतिभा दोनों में एक ही समानता थी कि दोनों दो धारी तलवारें हैं। इस तरफ चली तो उस पार्टी को नुकसान, इस तरफ चली तो अपनों को नुकसान। तो
ये ओवरऑल परिदृश्य है। हालांकि आज पूरा दिन भी हलचल रहेगी, वो भी हम लेकर के आपके बीच में शाम को आएंगे। तो ये हमारा एक दोपहर की एक डिस्कशन थी कि अब तक क्या क्या हुआ, क्योंकि आप जिस तरह हम आतुर रहते हैं सारा दिन आपके लिए खबरें लाने के लिए, आप भी आतुर रहते होंगे सुनने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये अब तक की पॉलिटिकल अपडेट है। इसी तरह की अपडेट को लेकर के मैं और ओजस्वी नियमित तौर पे आपके साथ आते हैं और आप तो हमेशा जुड़े रहते हैं, यानी समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट्स।